लेकिन कल वाली क्लास स्किप मत करना, क्योंकि अब ये चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं, तो एंडिंग वाली जो चीजें होती है ना, जो समराइज कर रही होती है पूरे चैप्टर को, वहां से क्वेश्चन बनता है जनरली। ठीक है, तो कल डाउट क्लास में तो तुम आ ही जाना, 11:30 आ जाना, यहाँ पर एंट्री दे देंगे किसी भी क्लास में। जैसे 10:30 स्टार्ट होगी ना कोई क्लास, कौन सी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री है मान लो, एंट्री दे बोल देना सर मेरा पेपर था, आ जाना, एंट्री दे देंगे आपको, है ना। तो 11:30 बजे जब भी पेपर ओवर होगा यहाँ आ जाना, एंट्री दे देंगे जब भी आओगे, चाहे सेकंड क्लास पूरी स्किप हो जाएगा, थर्ड तो अटेंड कर ही लेना। और फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं उसको, उसके बाद ऐसे समझ लो कि डाउट क्लासेस में आना जरूरी है कल वाली में, उसमें मैं बहुत कुछ कराऊंगा। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट से। अलाइक वर्ड का मतलब समझते हो, जिनमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। समझ आएगी बात। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझो, मान लो मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है, जैसे छोटा सा 5 रुपए की चॉकलेट मंच की आती है, शायद खरीदी है, मंच की चॉकलेट का डब्बा रखा रहता है शॉपकीपर्स ने। अब वो जो मंच की चॉकलेट है 5 रुपए की है, सारी एक जैसी लगती है ना आपको, ठीक है, सारी एक जैसी लगती है। अगर मान लो ऐसा होता कि 3 चॉकलेट हैं, ए बी और सी, 3 चॉकलेट्स हैं, 3 टाइप के चॉकलेट्स हैं, और 3 चिल्ड्रंस है, C1 C2 C3, 3 चिल्ड्रंस है और 3 चॉकलेट्स हैं। तो ये चिल्ड्रन है, ठीक है, ए बी सी जो है ये चॉकलेट के ब्रांड्स हैं अलग अलग। जैसे एक मान लो ऐसी किसी ने कह दिया कि डेयरी मिल्क है, एक ऐसी मान लो कि कौन सी है दूसरी कोई चॉकलेट, किट कैट मान लो, और इसके अलावा थर्ड कौन सी, कुछ भी नाम अलग अलग मान लो, जिनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहता कि 3 चॉकलेट्स को 3 बच्चों में बांटना है तो कितने वेज आएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, ये चिल्ड्रंस है। तो इस बार कोई ऑब्जेक्ट अलाइक है क्या, इस बार सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, जिन बच्चों को बांटनी है वो बच्चे भी अलग अलग हैं। तो ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से सुनना, कि ए वाली चॉकलेट भी चिल्ड्रन वन को मिल गई, बी वाली चॉकलेट भी चिल्ड्रन वन को मिल गई, और सी वाली चॉकलेट भी चिल्ड्रन वन को मिल गई। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 बच्चों में बांटना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सबको इक्वल मिलनी चाहिए, आपको बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के वेज कितने हो सकते हैं ये समझाया जा रहा है आपको। तो मुझे बताओ, ए चॉकलेट के पास कितने वेज हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के। हो सकता है चाइल्ड 1 को चले जाए, हो सकता है किसको चले जाए बताओ, चाइल्ड 2 को, और हो सकता है किसको चले जाए, चाइल्ड 3 को। तो ए वाली जो चॉकलेट है उसके पास कितने वेज हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के, 3 वेज। अब बी वाली चॉकलेट पर आ जाओ, ऐसा करो, चॉकलेट 2 रखते हैं, ठीक है। अब बताओ बी वाली चॉकलेट पर कितने वेज हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के, 3 वेज है ना इसके पास भी, किसी के पास भी जा सकता है। हो सकता है चिल्ड्रन 1 को चले जाए, हो सकता है चिल्ड्रन 1 को चले जाए, हो सकता है चिल्ड्रन 3 को चले जाए। तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा ओवरऑल, 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर आंसर आया। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो आंसर कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर। तो अब ये जो 3 का स्क्वायर है, जैसे इस सिचुएशन को और बड़ा करते हैं, अब लेट अस से चिल्ड्रंस जो हैं, चिल्ड्रंस हो जाते हैं 5 और चॉकलेट्स हो जाती हैं 3। तो पहली चॉकलेट कितने बच्चों को दी जा सकती है, 5, दूसरे के पास भी कितने वेज हैं, 5, और तीसरे के पास भी कितने हैं, 5। तो आंसर कितना आता है, 5 की पावर 3। कितना आंसर आता है, 5 की पावर 3। पावर्स में याद रखना आप। तो हमें क्या समझ आ रहा है यहां से, कि अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, एंड r ऐसे बॉक्सेस थे जिनमें वो चीजें रखनी है। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में अगर रखना हो तो क्या फॉर्मूला बना यहां से, r⁴n। जैसे चिल्ड्रंस को बॉक्स मान लो ना, कि किसी के पास जा रही है वो चीज, तो उसको बॉक्स मान लो। तो अगर अलग अलग बॉक्सेस हैं और चॉकलेट्स भी अलग अलग हैं, और n चॉकलेट्स हैं और r बॉक्सेस हैं, तो कितने वेज होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आंसर कितना आएगा, r⁴n। समझ आ रही है आपको मेरी बात, कर सकते हैं इतना। अब ये वाली सिचुएशन जो है डिफरेंट होगी उस सिचुएशन में जब आपके पास तीनों चॉकलेट इक्विवेलेंट है, सेम है, तब अलग अलग होगा। देखो कैसे, अब सुनना। जैसे मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या है, 6 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। मान के चलो कि 6 के 6 जो कॉइन्स हैं वो कितने रुपए के हैं, 1 रुपए का है, 1 रुपए का 1 कॉइन है। अब देखो मेरे पास 6 रुपए के 6 कॉइन्स है, मान लेते हैं 6 रुपए के अगर 6 कॉइन्स मेरे पास हैं, तो बताओ अगर मैंने किसी को पहला वाला कॉइन दिया, या मैंने दूसरा वाला कॉइन दिया, या मैंने तीसरा वाला, इधर क्या नाम है, जगजोत, उठो वहां से, अलग अलग बैठना है, आ जाओ आगे आ जाओ, आओ जल्दी आओ, पढ़ो, पढ़ने आए हो, यहाँ पर टाइम वेस्ट करते हो, आगे बैठ जाओ जल्दी से। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं क्वाइंस में इस बात से फर्क पड़ेगा कि कौन सा वाला क्वाइन दे, इससे फर्क पड़ेगा क्या,
जैसे चॉकलेट में पड़ेगा, किसी को जैसे मेरे को डेयरी मिल्क दी और मेरे को क्या दिया, लेटेस्ट से किटकैट दी, तो डेयरी मिल्क मिलना एंड किटकैट मिलना ये दो अलग अलग वेज हैं। लेकिन अगर मेरे को किसी ने 1 रुपए दिया, यहां से उठा के 1 रुपए दिया, किसी ने वहां से उठा के 1 रुपए दिया, क्या ये दोनों वेज डिफरेंट है? नहीं है डिफरेंट। समझ आ रही मेरी बात? अल्टीमेटली मेरे पास 1 रुपया आया ना। चॉकलेट के केस में अलग अलग है, किटकैट का टेस्ट अलग होता है और डेयरी मिल्क का टेस्ट अलग होता है। तो अगर डेयरी मिल्क मेरे पास आ रही है दैट इज डिफरेंट वे। तो अगर 2 चॉकलेट हैं, एक बच्चे को 2 चॉकलेट देनी है, कितने वेज में दिया जा सकता है? तो आप कहोगे कि हो सकता है डेयरी मिल्क दे दें, हो सकता है एक ही देनी, लेकिन हो सकता है डेयरी मिल्क दे दें, हो सकता है किटकैट दे दें। कितने वेज आएंगे? 2। अब लेटेस्ट से 2 कॉइन्स हैं और आइडेंटिकल है, 1 ही रुपए के हैं दोनों। 2 कॉइन्स यहाँ रखे हुए हैं, एक बच्चे को देना है बट एक ही कॉइन देना है। तो आप चाहे ये वाला कॉइन उठा के दो, चाहे वो वाला कॉइन उठा के दो, गए तो कितने उसके पास? 1 ही रुपए गया उसके पास। तो कितने वेज होंगे उस काम को करने के? ओनली 1। अब इसी चीज को चेंज करते हैं और चेंज करके क्या कर लेते हैं, लेटेस्ट से 10 कॉइन कर देते हैं। 10 कॉइन्स हैं, एक बच्चे को देना है और मैं रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं कि एक ही देना है। कितने वेज में ये काम किया जा सकता है? 10 कॉइन रखे हैं सामने, सबकी वैल्यू 1 रुपए है और एक ही बच्चा है जिसको देने, बट देना 1 ही रुपए है। तो एक ही वे होगा ना, चाहे ये वाला उठा के दे दो, चाहे वो वाला उठा के दे दो, अलग अलग नहीं हुआ ना वो वे। अगर कॉइन डिस्टिंक्ट होते कि एक रुपए का, एक 2 रुपए का, एक 5 रुपए का, एक 10 रुपए का, एक 20 रुपए का है, तो लेटेस्ट से 5 कॉइन है, 5 कॉइन 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए और 20 रुपए, ये 5 कॉइन्स आपके पास है। कितने वेज में दे सकते थे एक बच्चे को? बोलो 5 वेज में दे सकते हैं ना। एक कॉइन अगर देना है, हो सकता है 1 रुपए का दिया जाए, हो सकता है 2 रुपए का दिया जाए, तो दोनों केसेस अलग अलग होंगे क्योंकि वैल्यू अलग अलग है उस पैसे की। तो सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स अलाइक हैं लेकिन जिन बॉक्सेस में रखा जा रहा है उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बॉक्सेस ही डिस्टिंक्ट हो गए और डिस्टिंक्ट नहीं, अलाइक हो गए। क्या हो गए? अलाइक। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट हैं, कितने वेज में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ये पूछा जा रहा है। तो पहला वे है, ये वे यूज नहीं करना है, इवन कोई भी वे यूज नहीं करना है पेपर में। इसका एक फॉर्मूला बनेगा एट द एंड, ये समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है। तो 2 बैगर्स हैं, देखो हमारे पास 6 कॉइन्स हैं, 6 रुपए आप समझ लो, 1-1 रुपए के 6 सिक्के हैं और 2 बैगर्स हैं। कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है? हो सकता है बैगर 1 आपको लगा कि यार वो रिच है, उसके पास है पैसे पहले से, आपने उसको 1 भी रुपए नहीं दिया, हो सकता है ना ऐसा, और सारे के सारे रुपए किसको दे दिए? सारे के सारे किसको दे दिए? 6 के 6 बैगर 2 को दे दिए कॉइन्स। कितने वे हुआ ये टोटल? 1 वे हुआ। बैगर 1 को 0, बैगर 2 को 6 के 6 कॉइन, 1 वे हो गया। बताओ दूसरा, हो सकता है बैगर 1 को आप 1 कॉइन दे दो और बैगर 2 को कितने कॉइन दे दो? 5 कॉइन। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है देने सारे हैं। यहां पर ये कंडीशन है कि सारे के सारे देने, ऐसे नहीं कि 1 ही रुपए दे दिया उसको। 6 कॉइन से जो आपने बांटने ही बांटने हैं, तो 1-5 करके बांट सकते हो। इसके अलावा क्या बांट सकते हो बताओ? फिर 3-3, फिर 4-4-2, फिर 5-1, फिर 6-0, ऐसा हो सकता है। तो कितने वेज बने टोटल? वे नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूट करने का, वे नंबर 2, वे नंबर 3, वे नंबर 4, वे नंबर 5, वे नंबर 6 एंड वे नंबर 7। तो कितने वेज आए डिस्ट्रीब्यूट करने के बताओ? 7 वेज। तो 7 वेज आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसका ये मेथड अच्छा नहीं है। अगर नंबर बड़ा आ गया, बैगर्स बढ़ गए, तो ये मेथड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमने क्या किया, 6 कॉइन्स यहाँ पर प्लॉट कर दिए। तो देखो जरा फटाफट से, ये हमारा पहला कॉइन है। इस तरीके के 6 कॉइन्स मैं आपके सामने रख के दिखाता हूँ, देखो देखना, ठीक है। तो ये 2 कॉइन हो गए और ये जो है तीसरा कॉइन आ गया। आइडेंटिकल हैं कॉइन्स, ठीक है, इनमें डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल है। तो ये 6 कॉइन्स इन टोटल हमारे पास आ गए। अब इन 6 कॉइन्स को 2 बैगर्स में बांटना है। तो इस काम को करने के लिए मैंने क्या करा, एक लाइन बनाई। ये लाइन बना दी, ठीक है। अब इस लाइन को देखो, जो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर है वो लेटर्स से मैंने बैगर 1 को देने हैं। तो अभी बैगर 1 को कितने कॉइन दिए आपने? 4। लेफ्ट हैंड साइड वाला बैगर 1 है 2 और राइट हैंड साइड वाला बैगर 2 है, तो कितने कॉइन दिए? बैगर 2 को कितने कॉइन दिए? 4। बैगर 1 को कितने दिए? 2। अगर मैं यहां ले आऊं लाइन को तो कितने दिए? 1 एंड 5। अगर मैं यहां ले जाऊं तो 5 एंड 1, और इधर दूं तो 0 एंड 6। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं काउंट करूं, ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? सर्कल 6 सर्कल्स हैं और ये क्या है? एक लाइन है। कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए टोटल? 7 ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं 7 ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे अरेंज कर लूं, आगे पीछे अरेंज करने से क्या सारे के सारे वेज आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के? आएंगे नहीं आएंगे?
तो आप मुझे बताओ कितना आंसर लिखोगे आप? 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने वेज? 7 फैक्टोरियल। अब डिवीजन में कितना आएगा? क्योंकि इसमें 6 ऑब्जेक्ट रिपीटेड हैं तो उनकी रिपीटेशन हमें काउंट नहीं करनी चाहिए, उनको उसको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड कराओगे? 6 फैक्टोरियल से। तो आंसर कितना आ गया? 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और यहां पर हमने कितना लिख दिया? 1 फैक्टोरियल ना, 1 फैक्टोरियल लिखेंगे जानबूझ के। क्यों लिख रहा हूं थोड़ी देर में समझाता हूं। बताओ यहां तक सही लिखा है? यस और नो? तो ये वाला वे ज्यादा बेटर है ना। कितना आंसर आएगा इसका बताना? 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है? 7 आता है इसका आंसर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब इस काम को हमने अचीव कैसे किया? देखो मैं जानबूझ के यहां पर एक चीज, देखो ये कैसे आया ये आपको नहीं सोचना, ये मैं समझा रहा हूं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 6 बैगर थे, नहीं 6 क्वाइंस थे, बांटने कितने बैगर्स में थे? 2 बैगर्स में। तो 6 + 2 - 1 किया। क्यों किया? अभी छोड़ दो उस बात को। यहां लिखा C और यहां पर लिखा 2 - 1। तो बताओ ये कितना लिखा हुआ है? अगर आप रीड करो इसको, इस क्वांटिटी को रीड करो, कितना लिखा है? 7C1। 7C1 की ही क्या सच में वही वैल्यू है? तो अभी इसको लिखे रहने दो। क्यों लिखा मैंने ऐसा अभी समझ आएगा थोड़ी देर में। अब बी पार्ट पर आ जाओ। इस बार कितने बैगर्स हैं? इस बार 3 बैगर्स हैं। 3 बैगर्स हैं तो हमने कितनी लाइंस बनानी को कोई बच्चा बता सकता है मुझे? 2 लाइंस। तो मेरे पास मैंने एक लाइन ये बना दी। अब देखो बीच वाला हिस्सा हम किसको देंगे? बैगर 2 को। लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा किसको देंगे बताओ? बैगर 1 को। और राइट हैंड साइड वाला किसको देंगे? बैगर 3 को। तो अगर मैंने ऐसा रखा लाइंस तो कितना कितना दिया आपने? 2, 3 एंड 1। अगर मैंने लाइन यहां पर रख दी तो कितना दिया बताओ आपने? 0, 5 एंड 1। ये दिया आपने तीनों बैगर को। तो अगर मैं इन लाइंस एंड क्वाइंस को आपस में आगे पीछे अरेंज करते रहूं तो क्या सारे वेज आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के? यस और नो? सारे आ जाएंगे। अब सारे जो वेज डिस्ट्रीब्यूशन के आ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प लेंगे। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इन टोटल बोलो? इस बार 7 नहीं ऑब्जेक्ट, इस बार कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 6 तो क्वाइन हो गए और 2 लाइंस हो गई, तो कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 8 ऑब्जेक्ट, 8 फैक्टोरियल। बट इसमें रिपीटेड है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट रिपीटेड है? तो एक तो है 6 क्वाइंस, लेकिन लाइंस भी तो रिपीटेड है ना। तो अगर लाइंस रिपीटेड है तो कितना लिखोगे? 2 फैक्टोरियल। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो? ध्यान से सुनना, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं। 6 + 3 - 1 C3 - 1। क्या ये इसकी यही वैल्यू आएगी? अच्छा 3 क्या है बताओ? नंबर ऑफ बैगर। और 6 क्या है? नंबर ऑफ कॉइन। तो 6 + 3 - 1 C3 - 1, तो 8C2 लिखा है। ये 8C2 का यही आंसर आएगा। समझ पा रहे हो? कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, अगले केस में आ जाओ। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अगर समझना है कुछ भी। ठीक है, अगले केस में कितने बैगर्स हैं बताओ? बोलो कितने बैगर्स हैं? 4 बैगर। लाइन कितनी आनी चाहिए? 3 लाइंस। ऐसे करके आपने बना दी 3 लाइंस। अब अभी जो रिप्रेजेंटेशन है, बैगर 1 को कितने दिए? 2, बैगर 2 को 1, बैगर 3 को 2 और बैगर 4 को 1। तो अगर आप इन लाइंस और इन सर्कल्स को ही आगे पीछे अरेंज करोगे, जितने वेज में वो अरेंज हो सकते हैं उतने वेज आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। तो आंसर क्या लिखोगे बताओ आप इसका? तो आप लिखोगे, तो टोटल ऑब्जेक्ट 9 है, 9 फैक्टोरियल। रिपीटेड कितने हैं? 6 फैक्टोरियल। फिर कितना लिखोगे? 3 फैक्टोरियल। कर सकते हैं ऐसा? अब मैं जानबूझ के उसके टर्म्स में लिखूंगा। तो देखना, टोटल जो ऑब्जेक्ट्स थे वो कितने थे बताओ? तो टोटल ऑब्जेक्ट्स थे 6, जिनको बांटना था आपने। 6 आइडेंटिकल क्वाइंस हैं। बैगर 4 थे। 6 + 4 - 1 C4 - 1। क्या इतना लिखना ठीक रहेगा? है ना? कितना आएगा ये? 9C3। तो अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी थोड़ी देर में जाके मैं फॉर्मूला लिख दूंगा और वो फॉर्मूला फिर आप लोग कॉपी करोगे। ठीक है, साथ साथ में लिखते भी रहना आप लोग, साथ साथ में लिखते भी रहो, क्योंकि बहुत सारा है लिखने का फिर। क्योंकि मैं बहुत टाइम दे रहा हूं, एक क्वेश्चन पर अगर इतना टाइम दिया जा रहा है तो साथ साथ में लिखना बेटर है। 5 बैगर अगर हो जाए तो आंसर कितना लिखोगे बताओ आप? 5 बैगर हो जाएंगे तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे बताओ? 5 बैगर अगर हो जाए तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे? तो 6 तो क्वाइन हो गए और लाइंस कितनी बनाओगे? 4 लाइंस। तो एक कम बन रही है लाइन, क्योंकि अगर एक कम बनाते हैं तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो 5 हो जाते हैं। तो बताओ कितना आंसर लिखें इसका? तो आप लिखोगे 6 + 4 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है बताओ? 10 + 5 - 1 C5 - 1। ठीक है, ऑल राइट, इतना लिख दो। जल्दी से लिखना है, बिल्कुल जल्दी से।
किसी को अगर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है इसमें, आप पूछ सकते हो कि ऐसा हो कैसे रहा है कि हम इनको अरेंज कर रहे हैं और टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे बेगर्स को क्वाइन हम कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमें पता चल रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ बोलो, क्यों कर रहे हैं? देखो ये जो मैं काम कर रहा हूं ये जानबूझ, देखो ये वाला काम जो है इसका कोई लॉजिक नहीं मेरे पास, ये इसलिए किया जा रहा है बस कि हमें थोड़ी देर में एक फॉर्मूला बनाना है इसको लेकर कि अगर मैं आपको टोटल अलाइक ऑब्जेक्ट्स दे दूं, नंबर ऑफ बेगर्स दे दूं जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाए। देखो ये तो समझ आ गया ना कि ये आंसर आएगा और ये चीज इसके इक्वल है, ये समझ आ रहा है? क्यों कर रहे हैं वो नहीं छोड़ दो, लेकिन वो चीज उसके इक्वल है ये तो पता चल रहा है ना तुम्हें। तो अगर वो चीज इसके इक्वल है तो दैट मीन्स मैं ये शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसको लिख दो, फटाफट से लिख दो आप इसको, मैं जल्दी से इसको वो करता हूं अब समराइज, ठीक है? जल्दी जल्दी करना है मैं काम, क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ 1 तारीख से 5 तारीख तक, ठीक है? उस ड्यूरेशन में आपने क्या करना है, पी&सी में खत्म करके जाऊंगा, उस ड्यूरेशन में अच्छे से पी&सी के क्वेश्चंस कर लो, मैं यही कह रहा हूँ। मॉड्यूल उठाओ या पीवाईक्यू उठाओ, बट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तब जाकर काम चलेगा, ठीक है? तो आगे बढ़ रहे हो गया, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि फाइनल जो आंसर है, फाइनल आंसर हम लिखेंगे इसके बाद, ठीक है? ये तो हमने लिख दिया। अब फाइनल फॉर्मूला हम क्रिएट करने वाले हैं, तो फाइनल फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा वो मैं बता रहा हूं आपको, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? तो लिखेंगे लिख दो जल्दी से, ठीक है? मैं आपको फॉर्मूला शो कर रहा हूं, वो फॉर्मूला आप लोग लिखो, समझाता हूं मैं थोड़ी देर में, ठीक है? तो अभी एक क्वेश्चन बीच में मैं स्किप कर रहा हूं, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एसी मेरे को लग रहा है तुमने दोनों बंद कर दिए शायद, चलाना पड़ेगा यार। आगे वाला सर, आगे वैसे भी कोई बैठा तो है नहीं, ठंडा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर में करते हैं डिस्कस। अब एक बार पहले फॉर्मूला लिख लो आप लोग ऐसे। तो देखो फॉर्मूला मैं समझा रहा हूं, लिखा हुआ क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना सब लोग बोर्ड पर। मुझे ये बताओ कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, n। तो जैसे क्वाइंस थे उस केस में कितना आंसर लिखा हुआ था क्वाइंस का, 6 क्वाइंस थे, तो यहां पर वो कौन है, n है। और कितने बॉक्सेस में रखना है, तो बॉक्सेस कौन है आपके लिए, बेगर्स, तो बेगर्स बॉक्सेस है। n क्वाइंस को अगर r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने वेज आ रहे हैं देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये सामने वाला लिखने की नीड नहीं है, ये वाले लिखने की नीड नहीं है, और ना ही ये वाला लिखने की नीड है, तो ये दोनों लिख दो आप। अच्छा इसमें इसका मतलब क्या है कोई बताएगा? जैसे हम जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा ऊपर वाले केसेस में, ऐसा हो रहा था ना कभी कभार कि एक बैगर ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं दिया, ऐसा पॉसिबल हो रहा था। देखो आप ये वाला केस देखो, पहला वाला केस, तो पहले वाले केस में 0 दिया हुआ है, इस बार वो 0 देना अलाउड नहीं है, इस बार वो जो 0 देना है वो अलाउड नहीं है। तो जैसे आप इसको देख लो, इस वाली लाइन का यहाँ पर होने का मतलब क्या है, इस वाली लाइन का यहाँ पर होने का मतलब है 0 आपने उस बैगर को दिया है। तो आप डायरेक्टली पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, और ये फॉर्मूला नोट डाउन करके फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसको मैं दे दूंगा तुम्हें, मैसेज दिखना लेकिन मेरे को, ठीक है? तो ये वाला सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज पढ़ा।
ठीक है, तो लिख दिया सबने यहाँ तक। ठीक है, ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। आपने डायरेक्ट, ये मैं बार बार वैसा क्यों लिख रहा था आपको अब समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला में बनाना चाह रहा था, इसीलिए बार बार वैसा लिखा जा रहा था इस फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखा जा रहा था, इसीलिए हमने ये काम किया। अच्छा, अब एक बार डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास 6 कॉइन्स हैं, ठीक है, 6 कॉइन्स हैं, और मैं लेट अस सपोज आपको देना चाह रहा हूं उन 6 कॉइन्स में से आइडेंटिकल है कॉइन्स, 1 रुपए के कॉइन्स हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को मुझे 2 रुपए देने हैं, और मेरे पास 1-1 रुपए के 6 कॉइन्स हैं। कितने वेज में मैं 2 रुपए दे सकता हूँ? 1-1 रुपए के 6 कॉइन्स मेरे पास हैं, एक बच्चे को मुझे 2 रुपए देने हैं, उस बच्चे को 2 रुपए देने के कितने वेज? ओनली 1 वे, क्योंकि 6 कॉइन्स हैं, कोई से भी 2 कॉइन उठाओ और दे दो, कोई दूसरे कॉइन उठा के दो, क्योंकि क्या वो अलग वे कंसीडर किया जाएगा? अल्टीमेटली कितने रुपए गए उसके पास? 2 रुपए। तो चाहे वो इन 2 कॉइन से जाए या किसी और 2 कॉइन से जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 रुपए तो गए ना। अगर अलग अलग रुपए होते, एक 1 रुपए का कॉइन है, एक 2 रुपए का कॉइन है, और फिर 2 रुपए देने होते, तो फिर बातें अलग होती। लेकिन अगर आइडेंटिकल कॉइन्स हैं तो एक ही वे आता है उस काम को करने का। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दिख रहा है ना? एक बार लिख लो फटाफट से, बस 1 मिनट रुक जाओ, लिखिए। ठीक है, अब जैसे सुनना मेरी बातों को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखना बोर्ड पर। अब यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रीड करते हैं पहले, तो बताओ, रीड करके बताओ सबसे पहले क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, अमंग 3 डिफरेंट बॉक्सेस। अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, इस बात का मतलब है किसी बॉक्स में आप एक भी कॉइन मत डालो या एक भी ऑब्जेक्ट मत डालो, उससे फर्क अगर नहीं पड़ रहा है तो आंसर निकल आएगा। तो पहले वाले का आंसर बताओ, ए पार्ट का आंसर कितना लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो भी पढ़ा? तो बताओ, 10 ऑब्जेक्ट हैं तो n कौन है? 10। बॉक्सेस कितने हैं, बैगर्स कितने हैं बताओ? 3। तो फॉर्मूला कितना बनेगा? 10 + 3 - 1 C3 - 1। तो क्या आंसर लिखें इसका, बोलो? 12C कितना? 12C2। तो जिसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? 12C2 की वैल्यू कितनी होती है? 12 × 11/2 × 1। तो कितना लिख दें? 66 लिख दें क्या इसका आंसर? कर सकते हैं ऐसा। अब मेन जो पार्ट है आपके लिए वो बी पार्ट है। तो बी पार्ट क्यों मेन है? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, एक भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी बॉक्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली हो, उनमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, उस फॉर्मूले को लिखते समय बॉक्सेस खाली छूटते हैं। अब कहा जा रहा है कि बॉक्सेस खाली नहीं छूटने चाहिए। अब आप मेरी बात को सुन लो, देखना ध्यान से। मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, अलाइक हैं 10 ऑब्जेक्ट्स। तो लेट अस से, जैसे आप ऐसे मान के चलो कि 10 कॉइन है मेरे पास, 1 2 कॉइन 3 कॉइन, ऐसे से करके मैंने मान लिया कि मेरे पास 10 कॉइन है। तो ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या है? 10 कॉइन्स हैं, ये हो गया। और इसके अलावा मेरे पास कितने हो गए कॉइन टोटल बताओ? 9। और फिर मैं कितने कॉइन और लिख दूंगा? एक और कॉइन लिख दूंगा, 10 कॉइन्स हो गए। अब मुझे कंडीशन ये है कि बैगर के पास कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, 3 बैगर हैं, कितनी लाइंस बनाऊं 3 बैगर्स के लिए? 2 लाइंस बनाएंगे। अब वो 2 लाइंस के ऊपर कंडीशन ये है कि जैसे आपने एक लाइन यहां रखी, एक लाइन यहां रख दी, क्या ये अलाउड है? इस वाले केस में कितने, बैगर 1 को कितने गए? 2 कॉइन, बैगर 2 को कितने गए? 8 कॉइन, और बैगर 3 को 0। तो मतलब लाइन का यहां पर आना अलाउड नहीं है, और लाइन का यहां पर आना भी अलाउड नहीं है। तो जो लाइंस हैं वो कहां कहां मूव कर सकती है, इस बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो लाइंस को मूव कराने के लिए आप क्या बनाओ? गैप मेथड का यूज कर लो। गैप मेथड के अकॉर्डिंग ये जो गैप्स जो बीच में हैं, इन्हीं गैप्स में आपकी लाइन मूव कर सकती है। ठीक है,
इन गैप्स में आपकी लाइन मूव कर सकती है। तो अगर आप इन गैप्स में अपनी लाइन को मूव, ये मेथड 1 है करने का, ये क्या है, मेथड 1 है कि आपकी लाइन इन्हीं में मूव कर सकती है। मेथड 2 अलग है, मेथड 2 ज़्यादा आसान है। अब आप मुझे बताओ जो आपकी लाइन है वो किन किन ब्लॉक्स में रह सकती हैं? वो रेड कलर के ब्लॉक्स में हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होगी। कितने ऐसे ब्लॉक्स है गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने गैप्स हो गए बताओ? 9 गैप्स हो गए। कितने लाइंस आपको 9 गैप्स में रखनी है? 2 लाइन। तो पहले 9 गैप्स में से कितने वो चुनोगे आप? 9C2 लिखोगे आप कि 9 गैप्स में से 2 गैप चुने और उन गैप में लाइंस को रख दिया। लाइंस आपस में चेंज हो सकती हैं क्या, कि ये यहां चले गया और ये यहां चले गया, क्या इस बात का फर्क आएगा? अगर आएगा तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? 2 फैक्टोरियल। बट क्योंकि लाइंस तो आइडेंटिकल है, तो कोई इधर लिखा है कोई उधर लिखा है, वो अलग वे काउंट नहीं होगा। जैसे अभी के हिसाब से इस लाइन को उठाकर आप यहां रख दो, इस वाली लाइन को उठाकर यहां रख दो। बैगर 1 को कितने गए थे पहले वाले केस में? पहले वाले केस में बैगर 1 को 1 गया था, बैगर 2 को 4 गए और बैगर 3 को कितने गए बताओ? तो 5 चले गए। अगर आप उस लाइन को यहां रख दो और इस लाइन को वहां रख दो, क्या काउंटिंग चेंज होगी जो बैगर 1 बैगर 2 और बैगर 3 को गई है? काउंटिंग तो सेम रहने वाली है। तो मतलब फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी लाइन इधर भेज दो या उधर भेज दो। इसीलिए अगर आप 2 फैक्टोरियल लिख रहे हो तो आपको उसको किससे डिवाइड करना होगा? 2 फैक्टोरियल से, ताकि वो रिपीटिशन वाली चीज जो है वो आ जाए, कि रिपीटिशन वाली चीज हटानी है तो वो हटा दी। अब आप बताओ सर्कल्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं? क्योंकि हमने गैप्स में लाइंस को अरेंज करने के वे लिख दिए, 9 गैप्स में 2 लाइंस को अरेंज करने के वे लिख दिए। सर्कल को अरेंज करने के कितने वेज हैं? सर्कल कितने हैं? 10। अब लेकिन 10 के 10 रिपीटेड है, तो आप किससे डिवाइड कराओगे इसको? 10 फैक्टोरियल से। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ? 9C2। अब ये मेथड 1 है करने का, इससे आंसर आ जाएगा आपका। मेथड 2 क्या होगा? ये ज्यादा बेटर है। मेथड 2 ये है, आपने कहा किसी भी बॉक्स में खाली नहीं छूटना चाहिए कुछ, तो आप क्या करो, हर एक बॉक्स में एक एक ऑब्जेक्ट पहले ही रख दो। आप मुझे बताओ मेरे पास जो है, मेरे पास कितने क्वाइंस हैं टोटल? मेरे पास हैं 10 क्वाइंस। जब इन 10 क्वाइंस को मैं अपने पास रख रहा हूं तो ध्यान से सुनना, मेरे पास थे 10 क्वाइंस और इन 10 क्वाइन के अंदर मैंने क्या किया, 3 बॉक्सेस यहां पर बनाए। तो छोटे से बॉक्स में बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। ये एक बॉक्स है, ठीक है, अलग अलग डिस्टिंक्ट है बॉक्सेस, ये ध्यान रखना, बॉक्सेस आर डिस्टिंक्ट। इनका साइज थोड़ा वेरी कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा बॉक्स हो गया और इसका साइज थोड़ा सा और वेरी कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा बॉक्स हो गया। 3 बॉक्सेस है, इनमें इसको रखना है। तो अगर आप ये चाहते हो कि बॉक्स कोई खाली ना छूटे, तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि 3 कॉइन उठाए जाएं और इसको इसमें रख दिया जाए। तो ये हमने क्या करा, एक कॉइन उठा के इस बॉक्स में रख दिया, एक कॉइन उठाकर इस बॉक्स में रख दिया और एक कॉइन उठाकर इस बॉक्स में रख दिया। इस काम को करने के कितने वेज होंगे? 3 कॉइन्स को उठाकर 3 बॉक्सेस में रखने के कितने वेज? एक एक रखना है हर एक बॉक्स में, ओनली 1 वे आएगा ना। कोई भी कॉइन उठा लो, एक बॉक्स में एक रखना है, तो कितने वेज होंगे उस काम को करने के? ओनली 1 वे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, फोन की लाइट खुली रखना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अब। तो अब सुनना मेरी बातों को। तो मैंने क्या किया था, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे
मैंने देखो रिक्वायरमेंट क्या थी, कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कैसे किया, उन कॉइन्स को उठाकर उन बॉक्सेस में रख ही दिया। उस काम को करने के कितने वेज आप लोगों ने कहे, बताओ कितने वेज कहे आपने उस काम को करने के? ओनली वन वे। जैसे आप ऐसे सोच लो, मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, 3 बच्चे बैठे हैं और सारी चॉकलेट आइडेंटिकल है और तीनों को एक एक देनी है, कितने वेज में होगा वो काम? पहले एक दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, तीसरे को तीसरा दे दिया, ओनली वन वे होता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि बॉक्सेस खाली नहीं छोड़ सकते, उस काम में क्या करना है, कॉइन्स को उठाकर खुद ही बॉक्स में रख दो उस काम को करने के, क्योंकि वेज तो है नहीं कुछ भी, एक ही वे है, तो काउंटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बताओ कि अब क्या ये क्वेश्चन पुराने में कन्वर्ट हो चुका है जैसा पुराना क्वेश्चन था? क्योंकि अब वो दिक्कत खत्म हो गई कि बॉक्स खाली नहीं छूटना चाहिए। तो आपके पास कितने बॉक्स है, कितने कॉइन्स है आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बताओ कितने कॉइन्स है? 7 कॉइन्स। 7 कॉइन्स को कितने बॉक्सेस में बांटना है? 3 बॉक्सेस में। तो आप मुझे बताओ वेज कितना होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो पहले सीखा था? तो आप कहोगे 7 + 3 - 1 C3 - 1। तो आंसर कितना लिखें? 9C2। तो सेम आ रहा है ना दोनों से आंसर, जो ऊपर आया वही आंसर दूसरे से भी आ गया। तो दैट मीन्स इसीलिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर अच्छा जो सेकंड फॉर्मूला इसमें मैं लिखा रहा हूं ना, वो सेकंड फॉर्मूला उसके सामने लिख दो कि उसको याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, याद रख लोगे बस, बोलो नहीं। अगर याद रख लिया फॉर्मूला तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। मान लो तुमने याद नहीं रखा तो तुम क्या करोगे, यही वाला तरीका यूज करोगे कि 3 कॉइन को उठा के पहले बॉक्सेस में रख दो, उस काम को करने के वेज तो है ही नहीं कुछ। तो अब वो क्वेश्चन पुराने में टर्न हो गया और पुराने के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं अब आगे। तो इसको लिख दो फटाफट से। अच्छा लिखना क्या है वैसे, अब आपको पता चल गया ना कि क्या करना है। अगला ये क्वेश्चन लिखा था क्या आप लोगों ने? अगर लिखा है तो लिख ही लो कंप्लीट, अगर बोलो नहीं, अगर क्वेश्चन लिखा है तो लिख ही लो कंप्लीट। ठीक है, ऑलराइट। और अब अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें फटाफट से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। टाइम लेगा ना, चलो अब करते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से, दिख रहा है अब। बोलो नहीं, लिखो जल्दी से, लिखना है, 1 मिनट के अंदर लिख के दिखाओ। ये लिख लिया सारा? हाँ, अब मैं वही समझाना चाह रहा था कि फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्यों कराया गया, ताकि आपको समझाया जा सके कि फॉर्मूला कैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये करना आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन क्या पता वो ऐसी कुछ दे दे आपको जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि फिर हम काम कैसे करेंगे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आ सकता, वो उसमें क्या है वेरिएशंस आ जाते हैं थोड़ा बहुत, तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला तो नहीं आता है क्वेश्चन। लेकिन क्या है कि हमें वेज अगर हम सीख लें कि ऐसा कर रहे थे तो फिर हम सोच सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब बढ़ेंगे आगे जल्दी से। ठीक है, तो लिख दिया। समझ नहीं आ रहा क्या? अच्छा, हेड डाउन करना है कि बाहर जाना है? यहीं बैठोगे, यहीं पर जाना है या बाहर चले जाओ, मेडिसिन ले लो या तो उनसे, है ना, मेडिसिन रहती, मेडिसिन लेना है या फिर रेस्ट कर लेना सोफे पे बैठ के, है ना, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें यहीं पर हेड डाउन करना है यहीं पर कर लो, या तो बाहर जाना है ना, तुम्हारी मर्जी है। चलो
करें अब आगे, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करते हैं, फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं जल्दी से, टाइम नहीं लेना है इन क्वेश्चंस को लिखने में। जैसे जैसे मैं बोलते चल रहा हूं आपको वैसे वैसे इसका फटाफट से आंसर बताना है। तो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने कर लिया तो सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। फिर पहला क्वेश्चन बताओ क्या आंसर लिखोगे। हाँ नहीं ऐसे रीड कर लो, लिख तो साथ साथ में रहना आप। देखो पहले रीड करो क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 30 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 5 पर्सन्स। तो 5 लोग हैं, बोलो नहीं, 5 लोग हैं और क्वाइंस कितने हैं 30। 5 लोगों में 30 क्वाइंस बांटने हैं। ईच में गेट एनी नंबर ऑफ क्वाइन, कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी क्वाइन किसको मिल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ अब आंसर 30 नहीं, पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ। 30 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1। तो 30 जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है और बॉक्सेस जो है वो 5 है। तो 30 प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 34C4। अब आप सेकंड के लिए फॉर्मूला मत लगाना, आप तरीका यूज करना। आप बताओ क्या लिखा है सेकंड पार्ट में, कि हर एक को कम से कम एक कॉइन तो मिले। हर एक को अगर आप ये जा रहे हो कि कम से कम एक कॉइन मिले, तो आप क्या करोगे, कितने लोग हैं 5, सुनो इधर, कितने लोग हैं 5। 5 लोगों में पहले 5 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 5 लोगों में 5 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज होंगे, एक एक करना है लेकिन हर एक में ओनली 1 वे। तो 5 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने आपके पास कॉइन, आप बताओ। 5 तो चले गए, 30 में से 5 चले गए, तो बचे कितने 25। 25 कॉइन को आप कितने लोगों में बांटना है 5, और एज यूजुअल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आप आंसर कितना लिखोगे 25 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1। तो आंसर कितना 29C4 लिख दूं क्या आंसर, 29C4 लिख दिया। लास्ट पर आ जाओ, आप ऐसे सोचो 30 क्वाइन थे, सबको कम से कम एक क्वाइन देना है, तो पहले आप उसकी कम से कम एक वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। आपके पास 30 में से 5 क्वाइन उठाओ, हर एक पर्सन को एक एक क्वाइन दे दो। उस काम को करने के मैंने अभी समझाया था कि एक ही वे होता है, क्योंकि क्वाइंस आइडेंटिकल है, 5 लोगों में 5 क्वाइन देने और क्वाइन आइडेंटिकल है और सबको एक एक देना है, तो एक ही वे होगा उसको करने का। पहले को पहला क्वाइन दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा और पांचवें को पांचवा, वो एक ही वे बना। तो अब वो वे खत्म हो गया, सबको एक एक दे दे, तो बचे कितने क्वाइन 25। 25 लोगों को 5 लोगों में बांटने का वही सेम फॉर्मूला जो लगाया था, समझ गए। कौन सा अगले वाले का, एटलीस्ट 2 क्वाइन। तो देखो अब फॉर्मूला ब्रेक हो गया ना, फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहाँ पर कम से कम 2 चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबको पहले 2-2 क्वाइंस दे दोगे। 30 में से तुमने उठाए 10 क्वाइंस, 10 क्वाइन हर एक को 2-2 दे दिए, अब बचे कितने 20। तो आपको 20 क्वाइंस को अब बाकी लोगों में यूजुअली बांटना है, जैसे हम बांट ही रहे थे। 20 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, तो कितना आंसर आएगा 24C4। समझ पा रहे हो बात को। अगला पार्ट का आंसर देखते हैं कौन बताएगा। फाइनल आंसर चाहिए अगले का, ये मैं नहीं समझाऊंगा कि कैसे आया। A गेट्स एटलीस्ट 2, B गेट्स एटलीस्ट 3 एंड C गेट्स एटलीस्ट 4 क्वाइंस। तो क्या करोगे, बोलो। 2 क्वाइन चाहिए कम से कम, किसको, A को। 20 देखो सब कैसे किया, सबसे पहले ए को 2 चाहिए ना, उसको 2 दे दो। उस काम को करने के कितने वेज होंगे, ए को 2 देने के, एक ही वे होगा। बी को भी 3 दे दिए और सी को 4 क्वाइन दे दिए, तो कितने क्वाइन खर्च हो गए टोटल 9 क्वाइंस खर्च हो चुके हैं। तो सबकी रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल कर दो, उसको करने के एक ही वे होंगे क्योंकि क्वाइंस आइडेंटिकल है। तो अब आपका आंसर कितना आएगा, कितने 30 में से 9 क्वाइन चले गए, कितने बचे 21। तो 21 क्वाइंस को अब आप बाकी लोगों को एज यूजुअल बांट लो, क्योंकि बाकी लोगों में कोई कंडीशन नहीं है। तो आंसर कितना लिखोगे 21 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1। तो क्या आंसर लिखोगे 25C4। करेक्ट है, कर सकते हैं ऐसा, बस लिख दो। तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब हम इसके क्या करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन अब आपको देखना होगा। अगला जो टॉपिक है, इसी जो अभी प्रॉब्लम पढ़ाया, इसका एप्लीकेशन हम उसमें करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लिख दो। 29 हो चुका है, एक और टॉपिक हमें कवर करना है आज ही में। ठीक है, और फिर कल में क्वेश्चंस करके, डाउट में भी क्वेश्चंस करके ख़त्म कर देंगे चैप्टर।
ठीक है, लिख दिया। बोलो नहीं इधर बोलो नहीं। चलो अब चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर। ठीक है, एप्लीकेशन पर हम मूव कर रहे हैं। उस पर इधर जगजोत, फिर से तुम उधर पीछे चलो, अभी फिर से बैठ के उधर पीछे चलो, जल्दी उठो। ठीक है, करें स्टार्ट। अब तो ध्यान से सुनना और समझना क्या कहा जा रहा है। पहले रीड करो। रीड करने में हमें नहीं, अच्छा ये तो टॉपिक नया स्टार्ट करना है, इसमें अभी रीड नहीं कर सकते। तो देखना, मेरी बात को सुनना। मान लो मेरे पास क्या है, 10 कॉइन है। ठीक है, सुनना सब लोग। देख 10 चलो बड़ा नंबर हो गया, ऐसा करो छोटे केसेस से स्टार्ट करते हैं। 5 कॉइन है मेरे पास, 5 कॉइन है, सारे कॉइन की वैल्यू 1 रुपी है। मुझे 2 लोगों में बांटना है, तो इसको मैथमेटिकल अगर इक्वेशन में बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगा। 5 कॉइन को 2 लोगों में बांटना है, तो क्या उस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है कि x + y = 5, है ना। x की जो वैल्यू होगी वो किसको दिया आपने, फर्स्ट बैगर को, और y की जो वैल्यू होगी वो किसको दिया आपने, सेकंड बैगर को। आप मुझे बताओ क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगे x एंड y के, बताओ सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन बताओ, x + y = 5 इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन। 0 से स्टार्ट करो काम। 0 5, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 3 2, फिर 4 1, और लास्ट केस 5 0। क्या ये 6 कितने सॉल्यूशंस लिखे होंगे टोटल ये, तो आप कहोगे 5 प्लस, जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर मैं बोलूं इसको लिखेंगे कैसे हम, तो आप कहोगे 5 कॉइन्स थे, 2 बैगर्स में बांटने, तो 5 + 2 - 1 C2 - 1, तो कितना आंसर आएगा 7 - 1, 6 C1 लिख देना चाहिए क्या आंसर। तो 6 C1 का आंसर कितना आता है 6। तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, तो कितने वेज हो गए टोटल ये 6 वेज हो गए। अभी लिखना नहीं इसको, ये नहीं लिखना आपको, मेन जो काम है उसको हम लिखेंगे। तो 6 वेज हो गए। तो मेरा कहना क्या है, अब हम इन क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम डील करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनना और पहला पार्ट पढ़ना, एप्लीकेशन कर रहे हैं। आप देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस इक्वेशन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन के क्या चाहिए आपको, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो एक सॉल्यूशन कौन बताएगा मुझे, एक सॉल्यूशन पहले बता दो बस, एक इस इक्वेशन का बोलो। पहले को 0 दिया क्वाइन, दूसरे को भी 0 दे दिया, लास्ट को कितना दे सकते हो 20। इसके अलावा 0 1 कितना लिखोगे 19। अब इसमें क्या हाथ से ऐसे काउंट कर सकते हो सारे लिख के, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो आप इस फिगर को कैसे समझोगे कि आपको 20 कॉइन कितने लोगों में बांटने, कितने बैगर्स हैं 3, और यहां पर नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 दिया जा सकता है, 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो इसका आंसर कौन बताएगा फाइनली, पहले क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर बोलो 20 + 3 - 1 C3 - 1, तो 22 C2 लिख दे। ठीक है, अगले पर बताओ, अगले क्वेश्चन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा, फिजिकल मीनिंग क्या होगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव होना चाहिए नंबर पॉजिटिव होने का मतलब है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो सबको कम से कम तुमने एक कॉइन देना पड़ेगा ना, इसका मतलब क्या है, सबको कम से कम एक देना पड़ेगा। तो पहले 20 में से 3 कॉइन उठाओ, एक करके x को भी दे दो, y को भी दे दो, z को भी दे दो। तो नहीं, पहले रुको, कितने कॉइन बच गए अब एक देने के बाद 17 लोगों को 3 लोगों में बांटना है एज यूजुअल। तो क्या लिखोगे आंसर 17 + 3 - 1 C3 - 1 लिख सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा बताओ 19 C2। क्या ऐसा कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद, इसको तो आपने लिखना है, पहले आप लिख दो इसको, इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिख दो, फिर नया क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पेपर में ऐसी अगर इक्वेशन लिखी होगी तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ऐसा आपको बताया जा रहा है। तो फटाफट से कर दो इसको, जल्दी से नोट डाउन। और 5th क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूं, उसको आप लिखना स्टार्ट कर दो फिर, ठीक है, ऐसे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, फटाफट से आंसर बता दो इस वाले क्वेश्चन का। अगर नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है, पहले वाले का आंसर बोलो। 20 प्लस 4 माइनस 1 23 C3 लिख दे। उसके अगले वाले क्वेश्चन का आंसर, x जो पहला वेरिएबल है उसको कितने एटलीस्ट तुम दे सकते हो कॉइन, 1 देना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लिखा है स्ट्रिक्ट। दूसरे वाले में कितने कॉइन देने पड़ेंगे, तो इसको x को ग्रेटर देन 0 का मतलब है एटलीस्ट 1 कॉइन आपको इसको देना होगा। इसको कितने कॉइन देने होंगे, एटलीस्ट 2 कॉइन, 1 से बड़ा नंबर चाहिए। इसको कितने देने होंगे बताओ, एटलीस्ट, क्या कह रहे हो, इसको कितना देना होगा, इसको इक्वल टू लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, 2 दे सकते हैं ना इसको नहीं दे सकते थे 1, क्योंकि ग्रेटर देन 1 लिखा है, 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए। इधर कितने दे सकते हो, एटलीस्ट कितने कॉइन, 2। और इसको W वाले को ग्रेटर लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट, एटलीस्ट 1। तो पहले आप इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो, बताओ कितनी होगी। 20 कॉइन में से कितने कॉइन दे दिया आपने, बताओ, 2 और 2 4 और 6 कॉइन दे दे, कितने बचे आपके पास, 14 कॉइन। तो आंसर कितना आएगा बताओ, 14, ये लिख दे आंसर जो ये लिखा हुआ है, 14 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 17 C3। तो लिख दो। चलो, तो 11:37 हो गया, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब जो डाउट क्लास होगा, अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको शो जरूर कर रहा हूं अभी कि ऐसे क्वेश्चंस भी और आ सकते हैं, बट वो डाउट में हम करेंगे उसको, ठीक है, कल वाले डाउट में। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे पहले, ठीक है। लास्ट तो नहीं कह सकते, सेकंड लास्ट टॉपिक होगा ये, कल की क्लास में होगा लास्ट, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा ना अगर लास्ट इस क्वेश्चन को देखो। आप मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इस बार 20 के इक्वल नहीं है, 20 से छोटा होना चाहिए। तो नहीं, 20 से छोटा बोलो नहीं, देखो इधर, 20 से छोटा क्या सिर्फ एक ही नंबर 19 होता है, इसके अलावा 18 भी हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेगा तो एक सॉल्यूशन वो ऐसा लिख सकता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 19, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है। और क्या लिख सकता है बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 18। अगर 18 आएगा दैट इज ऑल्सो अलाउड। अगर लेटस से तुम्हारे पास आंसर जो आया वो आंसर आया 17, दैट इज ऑल्सो अलाउड। लास्ट केस ऐसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 भी आया दैट इज ऑल्सो अलाउड। 0 वाले केस में सबको क्या देना होगा, 0 0 0 0, सबको 0 0 लिखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये कल के लेक्चर में समझाया जाएगा। लिखा हुआ है एक सॉल्यूशन, उससे मैं हिंट दे सकता हूं, बट ये सॉल्यूशन अल्टीमेटली क्या है ना, एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम नाम का एक चैप्टर है, उससे हमें ये करना होगा। इसका जो सम होता है ना वो बाइनोमियल की हेल्प से निकालते हैं। वैसे हालांकि मैंने इसका सम, अच्छा ये मैंने तुम्हें कराया हुआ था, ये पता है आपको क्या, कौन बताएगा क्या यूज़ हो रहा होगा यहाँ पर, जो इस एरो एरो बने हुए हैं क्या यूज़ हो रहा होगा, कराया था मैंने उसमें एनसीआर के टाइम पर, भूल गया। पास्कल लॉ है ये जो यूज़ कर रहा है ये, अब बाद में समझाएंगे इसको। पास्कल लॉ है, ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने उस समय, याद करने की कोशिश करो। तो ये बाद में समझेंगे, और दूसरा एक और वे इसका लिखा हुआ है, सेकंड वे, वो बाद में हम समझेंगे। ऐसा वाला क्वेश्चन भी हम डाउट में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक का नाम क्या था बताओ, टॉपिक का नाम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट बॉक्सेस। तो अलाइक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट बॉक्सेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे किया जाता है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, डिफिकल्ट वाले छोड़े हुए हैं जो थोड़ा सा लेंथी है, वो हम डाउट में करेंगे कवर। डाउट में आना इसीलिए सबके लिए कंपलसरी में कर रहा था। अब हम क्या करते हैं,
अब हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली आपको शो कर रहा हूं, अब आप समझना कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों कराया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनना। ग्रुप बनाने का मतलब क्या है, पहले इस चीज को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्यों बना रहे हैं ग्रुप, ये तो आज के लेक्चर में नहीं हो सकता कवर, वो कल के लेक्चर में होगा। ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, कितने वेज होते हैं ग्रुप बनाने के, वो यहां पर जरूर समझाया जा रहा है। तो हेडिंग क्या है आपके लिए, देखो, ग्रुपिंग, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन ऑर्डर टू डिवाइड स्लैश डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो देखो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास क्या है, कुछ जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, जैसे पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, पटियाला पूरे के पूरे पटियाला में बाढ़ नहीं आई हुई थी, जो आउटर जो विलेजेस हैं उनमें बाढ़ आई हुई थी। तो अगर पटियाला के लिए कोई ऐसी चीज़ें जैसे फूड आइटम हो गए या कोई भी एसेंशियल आइटम हो गए वो डिस्ट्रीब्यूट करने गवर्नमेंट को, तो पटियाला के लिए वो एक ग्रुप बनाएगा आइटम्स का, उसमें कम ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब उसमें कम चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर ये बाढ़ नहीं आई थी पटियाला में। जबकि अगर कोई और विलेज हम देखें पटियाला के अलावा बाकी जो, जैसे अमृतसर में तो बहुत पहले से बाढ़ आ गई थी, तो अमृतसर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां बाढ़ काफ़ी पहले आ गई थी और काफ़ी टाइम तक वहां बाढ़ रही। तो अब वहां जो है खाना अगर भेजना है तो आपको क्या भेजना होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में भेजना होगा। तो आप फूड आइटम का एक ग्रुप बनाओगे, जो आप अमृतसर भेजोगे उसमें ज़्यादा नंबर आपको रखना होगा। एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, पटियाला के लिए भेज देंगे। जितने डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई है सबके लिए एक एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में जो भी आइटम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएंगे। तो ग्रुप बनाने का फायदा क्या है, तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, क्या फायदा बताओ, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का क्या फायदा है, तो इन ऑर्डर टू डिवाइड स्लैश डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आपके पास कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट का मतलब है अलग अलग आइटम है, सारे इसमें अलाइक नहीं वर्ड यूज हो रहा, अलग अलग आइटम यूज हो रहा है। अलग अलग आइटम का ग्रुप बनाओ और बाद में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, अभी सिर्फ ग्रुप करना सिखाया जा रहा है। तो अब इसमें टाइप 1 क्या है जो हमें पढ़ना है। टाइप 1 में अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। अगर ग्रुप का साइज अलग अलग हुआ तब कैसे ग्रुपिंग करते हैं वो पूछा जा रहा है। जैसे कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है, जितनी बाढ़ पटियाला में आई ऐसी कोई और डिस्ट्रिक्ट है जिनको सेम भेजना है आइटम, तो उनकी जो ग्रुपिंग होगी वो क्या होगी, इक्वल। बट इसमें अजम्पशन क्या लिया जा रहा है टाइप 1 में, बताओ, कि सबको अलग अलग देना है, सारे ग्रुप्स अलग अलग बनेंगे, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए गए बताओ, टोटल रीड करो कितना लिखा है। एक्स्ट्रा के लिए अच्छा पेज छोड़ोगे, हाँ नहीं पेज छोड़ने की जरूरत नहीं, उसे अलग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे उसको ना, उसके लिए पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल जिनको बांटना है आपने, बताओ ग्रुप्स में। 12 ऑब्जेक्ट हैं, 12 ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट है ये ऑब्जेक्ट्स, तो 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में बांटना है। आप बताओ ग्रुप कितने कितने का बन सकता था। 12 ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मान लो 12 फूड आइटम्स हैं, जैसे चावल समझ लो, किसी में आटा समझ लो, ऐसे ऐसे करके 12 ऑब्जेक्ट्स हैं जो बांटने हैं। किसी में कोई मतलब कोई जूस है, ड्रिंकिंग वाला जो ड्रिंकिंग मटेरियल होता है वो हो सकता है कुछ। तो मेरा पॉइंट है 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप करना है। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 ग्रुप बनाने, मान लो 12 आइटम्स के, तो 2 ग्रुप लेटेस्ट सपोज तुम्हें बनाने हैं, तो कितने वेज में बनाए जा सकते हैं। हो सकता है एक में आपने 7 ऑब्जेक्ट्स रखे, दूसरे में 5 ऑब्जेक्ट रख दिए। हो सकता है एक में आपने 8 ऑब्जेक्ट रखे और दूसरे में कितने ऑब्जेक्ट रख दिए, 4 ऑब्जेक्ट रख दिए, ऐसा हो सकता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर ग्रुप का साइज दे रहा हूँ और सब कुछ लिख के मैं आपको दे रहा हूँ। फाइनल आंसर मैं इसको मिटा नहीं रहा, मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा क्योंकि बहुत ईजी है। तो रीड कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से। तो अब 12 जो ऑब्जेक्ट थे, लेटेस्ट से मुझे उसके कितने ग्रुप बनाने। पहले केस में कितने ग्रुप लिखे हुए हैं, पहले केस में रीड करो कितने हैं, 2। दूसरे केस में कितने ग्रुप लिखे हुए हैं, 3। और अगले केस में कितने ग्रुप लिखे हुए हैं, 4। अब 2 ग्रुप बनाने, 12 वाली चीज का 2 ग्रुप में बांटना है, तो जरूरी नहीं कि 7 और 5 में करो, हो सकता है आप 8 और 4 में करो। इसके अलावा क्या हो सकता है, 6 और 6 वाला केस, इस केस में पढ़ेंगे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ग्रुप का साइज अलग अलग होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो 7 5 हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, 3 और कितना हो सकता है बताओ, 3 और 9 हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ, इसके अलावा हो सकता है जैसे आपने कह दिया 1 और 11। तो बहुत सारे अलग अलग केसेस अवेलेबल है, बट आपको इस एग्जाम्पल को लेके समझाया जा रहा है कि कैसे ग्रुप बनाना है। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कि ग्रुप का साइज मैंने आपको बता दिया, एक ग्रुप बनाना है 7 का, एक ग्रुप बनाना है 5 का, कितने वेज में ये काम हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, सब लोगों ने बोर्ड पर देखना, देखो 12 टोटल ऑब्जेक्ट हैं लाइन से लिखे हुए हैं। 12 टोटल ऑब्जेक्ट जो लाइन से मैंने रखे हुए हैं, उनके 2 ग्रुप बनाने, एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट भेजने, 7। तो आप बताओ 12 ऑब्जेक्ट में से
7 ऑब्जेक्ट को चूज करने के जितने वेज होंगे उतने वेज हो सकते हैं एक ऐसा ग्रुप बनाने का जिसमें 7 ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 12 टोटल ऑब्जेक्ट हैं, 2 ग्रुप बनाने हैं, इस ग्रुप में लेटेस्ट से 7 रखने हैं तुमने ऑब्जेक्ट। तो 12 में से 7 ऑब्जेक्ट को चुनने के जितने वेज होंगे ये पहला वाला ग्रुप बनाने के उतने वेज हो जाएंगे। तो 12 में से 7 ऑब्जेक्ट को चूज करने के कितने वेज होते हैं? 12C7। तो 12C7 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जिसमें 12 ऑब्जेक्ट में से 7 ऑब्जेक्ट चुनने हैं और उसको ग्रुप 1 में रख दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है बताओ? बचे हुए टोटल 12 थे, 12 में से कितने चुन लिए गए बताओ? 7 तो चुन लिए। अब बचे कितने ऑब्जेक्ट? 5 ऑब्जेक्ट को उठाकर एक ग्रुप बनाना है तो कितना आंसर आएगा उसका? वैसे आप सोचो, खुद सोचो, 12 में से 7 चुन लिए, ग्रुप 1 में रख दिए, अब बचे 5 है। क्या 5 ऑब्जेक्ट से जो ग्रुप 2 बनना है उसके अलग अलग वेज आ सकते हैं? उसका तो एक ही आंसर आएगा ना। 5 ऑब्जेक्ट है, 5 को ग्रुप 2 में रख दो। तो इसीलिए 5C5 लिखा हुआ है और 5C5 का आंसर कितना है बताओ? 5C5 का आंसर है 1। तो टोटल वेज कितने हो गए बताओ ग्रुपिंग के? ये समझना है। बताओ जरा 12C7 कितना आंसर आएगा इसका? 12C7 का बोलो। 12 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल, और यहां पर कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल। और दूसरी वाली चीज तो 1 है तो उसको लिखा ही नहीं है, तो ये आपने थोड़ी देर के लिए याद कर लिया। डिस्ट्रीब्यूट वाला कॉलम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप इसको अपने मन से हटा दो, डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं रहा। अब आप सेकंड केस में आ जाओ। इस केस में 3 ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप के क्या साइज होंगे ये पहले से मेंशन्ड है, जरूरी नहीं कि यही मेंशन्ड हो, कुछ और भी मेंशन्ड हो सकते हैं। जैसे अगर 3 ग्रुप बनाने हैं, 6, 2 एंड 4 लिखा हुआ है, इसके अलावा क्या हो सकता है? 7, 1 एंड 4 लिख सकते हैं क्या? 7, 1 एंड 4। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से मैं कर रहा हूं। आप मुझे बताओ ग्रुप बनाने के कितने वेज होंगे? 12 ऑब्जेक्ट हैं, पहला ग्रुप कितने ऑब्जेक्ट से बनाना बताओ? 6 का। तो 12C6 किस चीज के वे आएंगे? पहले ग्रुप को बनाने के। सेकंड ग्रुप को बनाने के कितने वेज होंगे? 12 में से 6 ऑब्जेक्ट खर्च हो गए, अब कितने बचे? 6 लोगों में से कितने लोग चुनने हैं सेकंड ग्रुप के लिए? 2। तो कितना वे आएगा? 6C2। और अगले में कितने बचे बताओ आप टोटल ऑब्जेक्ट? 6 पहले में चले गए, 2 बाद में चले गए, अब बचे 4 ऑब्जेक्ट। तो 4 चीजों से एक ग्रुप बनाना है और चारों के चारों को उसमें रखना है, तो कितने वेज होंगे बताओ? 4C4। अब आप बताओ जरा मुझे इसका आंसर कितना आएगा? क्या इसका आंसर ये सही लिखा हुआ है बताओ ध्यान से सोच के? 12C6 कितना होता है इसका आंसर बताओ? 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं पहले, मैं ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एज अ फॉर्मूला आपको लिखाया जाएगा। तो देखना 12 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा बताओ? 6 फैक्टोरियल, अभी लिखना नहीं है, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। बगल में 6C2 का आंसर बताओ कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 6 से इस 6 को कट कर सकते हैं ना, तो जैसे आप 6 से इस 6 को कट कर दोगे तो आंसर कितना बनेगा फाइनली बताओ? तो फाइनल आंसर बनेगा कितना? तो आप लिखोगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब आप पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जो साइज है, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वही तो फैक्टोरियल हमने यहां पर लिख दी है? जो साइज है वही तो फैक्टोरियल यहां पर लिख दी है। अगले वाले केस में भी जब आप ये काम करोगे तो एक ग्रुप बनाना है जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट रखना है, तो कितने वेज होंगे उस काम को करने के? 12C1। एक ऑब्जेक्ट चला गया, अब बचे कितने ऑब्जेक्ट बताओ? 11 के कितने ऑब्जेक्ट्स बनाने ग्रुप में? 2। तो 11C2, 9C4, 5C5। जब आप इसको काउंट करोगे तो आंसर डिनोमिनेटर में कितना आएगा बताओ? ये आएगा जो यहां लिखा है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो दैट मीन्स करना क्या होता है, अगर आपसे, अब मैं इसका रैंडम आंसर पूछता हूं आपसे, ठीक है? तो सुनना, देखोगे ध्यान से, बोर्ड पर देखो। मान लो 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ग्रुप में आपको बांटना है। पहले ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट, दूसरे में 6 ऑब्जेक्ट, तीसरे में 4 ऑब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कितना आएगा बोलो? नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कौन बताएगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो ये याद रखने का तरीका है। तो जो मैं समझा रहा था इतनी देर से, बहुत देर से समझा रहा हूं, वो एक्चुअली इसी फॉर्मूले को क्रिएट मैं यहां पर करना चाह रहा था। तो अल्टीमेटली आप देखो इसका रिजल्ट मैंने यहां पर क्या लिखा है। तो रिजल्ट नंबर 1 को पढ़ते हैं। आप बताओ क्या लिखा हुआ है बताओ? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप ऑफ साइजेस पी क्यू आर। तो कितना आंसर आया देखो? एन फैक्टोरियल अपॉन कितना? पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो रिजल्ट कैसे आ रहा है वो? ठीक है। अब ये डिवाइड अलग होता है और डिस्ट्रीब्यूट अलग होता है। देखो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज को ऐसे समझना, जैसे
जैसे हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, मेरे पास थी 12 चॉकलेट, पहले वाले एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 12 चॉकलेट के मैंने 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में 7 चॉकलेट रखी और दूसरे ग्रुप में कितनी रखी, 5 चॉकलेट। तो मेरे पास 2 बंडल आ गए, एक बंडल में मैंने 7 चॉकलेट रखी और दूसरे बंडल में कितनी चॉकलेट रखी है, 5। मेरे सामने 2 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने इस जैसे ऐसा आजकल होता है ना, फेस्टिवल में नहीं होता, एक ऐसी आजकल मार्केट में क्या करने लगे लोग, जैसे है ना, क्या कहते हैं, हैम्पर कहते हैं ना उसको। हाँ, तो मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप मान लो इंडिविजुअल कोई चीज़ खरीदते हो, सपोज, ठीक है, मान लो मैंने चॉकलेट खरीदी, मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, छोटी छोटी बॉटल कोल्ड ड्रिंक की, मैंने कोई टॉफ़ीज़ खरीदी, उसमें कुछ भी चीज़ रख दी, फ्लावर रख दिए 2-4, उसको जोड़कर एक ग्रुप बना दिया। तो वैसे ही सेम यहाँ पर हो रहा है कि 12 ऑब्जेक्ट थे, उसमें से 7 ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाया, दूसरा ग्रुप बनाया 5 ऑब्जेक्ट का। अब 2 बंडल मेरे पास हैं, यानी कि 2 हैम्पर मेरे पास हैं। अब सामने मेरे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको मैंने वो हैम्पर देना है। पहला वाला हैम्पर अगर पहले बच्चे को गया और दूसरा वाला हैम्पर दूसरे बच्चे को गया, दैट इज 1 वे। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला हैम्पर किसको चला गया, सेकंड बच्चे को, और सेकंड वाला हैम्पर किसको चला गया, फर्स्ट बच्चे को, तो वो सेकंड वे हो गया। 2 ग्रुप 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज निकले आपके अकॉर्डिंग, बोलो 2 वेज निकले। अब इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अच्छा, देना दोनों को जरूरी है। इसमें क्या हो रहा है, देना दोनों को जरूरी है। जो हमने अभी तक पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें ऐसा हो रहा था कि दोनों के दोनों हैम्पर एक ही बच्चे को चले गए, वो अलाउड नहीं है इस केस में। तो आप कोई बताएगा ये 2 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि 2 ग्रुप्स बनाए गए, 2 लोगों में बांटना है, तो 2 चीजों को 2 लोगों में बांटने के कितने वेज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 फैक्टोरियल वेज। तो इसीलिए नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग को अगर आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये नंबर ऑफ वेज आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। अब इसमें कितने लोगों को बांटना है बताओ आपको, ये 3 ग्रुप, 3 लोगों को, 3 चीजें 3 लोगों में बांटनी है और सबको एक एक जाएगा, तो कितने वेज होंगे इस काम को करने के, 3 फैक्टोरियल वेज। तो इसीलिए नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया, नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग इंटू 4 फैक्टोरियल कर दिया। क्या समझ आ गई ये बात, लंबी थी, बहुत देर से समझा रहा हूँ, बट इजी है। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा, अभी तो समझाने का टाइम था। लिख दो एज इट इज, सेम टू सेम, ठीक है। जो गगन है उसका नंबर किसके पास है, आपके पास है ना, तो क्या करना है यार, उसको आज उसका पेपर बोर्ड थी खत्म हो रहे हैं ना, उसको एक, तो आप क्या करना, मेरा नंबर है आपके पास, आप मेरे को एक मैसेज लिखना, मैं उसमें एक वीडियो का लिंक दूंगा, वो आप उसको शेयर कर देना, उसका नंबर नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो जो भी एब्सेंटीज़ है आज के लेक्चर में उसका मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल के लेक्चर का भी रिकॉर्ड कर लूँगा, तो वो वीडियो मेरे से ले लेना, मैसेज कर देना, मैंने सबको नंबर दिया हुआ है, 2-4 बार का तो दिया हुआ है, आपस में मांग लेना किसी से अगर नहीं है किसी के पास, और मेरे से वीडियो ले लेना। इसको फटाफट से लिख दो, ठीक है। 11:54 हो गए भाई।
हटा दें इसको। ऑल राइट, अब ये फॉर्मूला लिख दो आप, सेम टू सेम दोनों फॉर्मूले लिख दो, सेम टू सेम दोनों के दोनों फॉर्मूले लिख दो फटाफट से। अच्छा, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 फैक्टोरियल से। अगर 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 4 फैक्टोरियल से। 5 में हो रहा है तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जल्दी से लिख दो। जल्दी करो, 15 मिनट रह गए। बोलो। अगर एक ही वे कैसे कह रहे हो? जैसे ऑब्जेक्ट्स तो लेकिन अलग अलग है ना। जैसे अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते और दोनों का साइज सेम है तो 6 उसको दे दिए, 6 उसको दे दिए, वो एक ही वे होता। लेकिन ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, कौन से 6 पहले के पास गए और कौन से 6 दूसरे के पास गए वो मैटर करेगा। तो इसीलिए वहाँ पर अलग आंसर आता है, उसका भी टाइप 2 में आएगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप का साइज डिफरेंट है, तो इस तरीके से हम लोग उसका आंसर लिखते हैं। याद रखना, डिवाइड अगर लिखा होगा क्वेश्चन में कि ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला चलेगा जो पहले पर लिखा है, और दूसरे वाले के लिए आप कहोगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते समय लिखना है। अब देखो, अगला ही केस हम इसका पढ़ रहे हैं कि ग्रुप्स आर ऑफ इक्वल साइज। तो मेरे हिसाब से इसको मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। अगर ग्रुप इक्वल साइज का होगा तो कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है जिसके बेसिस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए ना एक बार इतना ही थ्योरी रखते हैं, कल की क्लास में कर लेंगे या डाउट में कर लेंगे कवर। ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये चीज़। आप समझ लो, डी अरेंजमेंट एक कॉन्सेप्ट है, डी अरेंजमेंट का एक फॉर्मूला बस लिखना होता है, फिर खत्म हो रहा है सिलेबस। ठीक है, तो कल वाले या तो मैं डाउट, अगर कल क्लास है, मेरे शेड्यूल में लगी नहीं है बट वो है, मेरे हिसाब से गलती है शायद वो, अगर कल क्लास होती तो पहले करा दूंगा, अदरवाइज मैं डाउट में करा दूंगा और ख़त्म कर दूंगा। तो ये मैं हटा रहा हूँ जो ये लिखा हुआ था। हाँ, अब मैं आपको एक बार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में नहीं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, तब जाकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझ आ सके। तो एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था, जेईई मेंस ने वो शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले पूछा था, उसको समझना एक्चुअली मुश्किल है, इसीलिए ये कहा जा रहा है। तो लिख दो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर दें खत्म। ठीक है, अभी जगह छोड़ना, आप ये वाला क्वेश्चन लिखना नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपको बाद में करवाया जाएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर हमने आंसर भी लिख लेते हैं इसका, क्योंकि गलत अगर हो गया तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन है, अगर आपने ये वाला समझ लिया दैट मीन्स आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पे काम करना आपको आ गया। अब रीड करो पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स। जैसे आप समझ के चलो 8 एनसीईआरटी की बुक है, तो 8 एनसीईआरटी है और सारी क्लास 11th की ही है, तो आइडेंटिकल बुक्स मान सकते हैं आप उसको। फिर लिखा हुआ है इनटू 4 आइडेंटिकल शेल्फ्स। तो इस बार शेल्फ्स भी जो हैं जिनमें बुक्स आपको रखनी है वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, शेल्फ्स अलग अलग नहीं मानी जाएंगी। तो अब वो कह रहा है वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्फ्स मे रिमेन्स एम्प्टी इज इक्वल टू, जैसे आपके पास टोटल बुक्स कितनी है पहले बताओ, 8 बुक्स है, ठीक है। अब सुनना ये काम कैसे किया जाता है, सुनना। और शेल्फ्स कितनी है टोटल, 1 2 3 4 शेल्फ्स हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल वर्ड का क्या मतलब समझ रहे हो तुम यहाँ पर, आइडेंटिकल का मतलब है उनमें डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते। सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं ऐसा लिखूं, देखना बोर्ड पर सब लोग, 8 बुक्स हैं, पहली बुक में पहले उसमें रखा 2, दूसरे में 2 रखा, तीसरे में 2 रखा और चौथे में नहीं, इसमें चेंज करते हैं, इसमें क्या करते हैं 1 और 3 कर देते हैं। बताओ ठीक लिखा है? अब मैंने एक वे लिखा डिस्ट्रीब्यूट करने का 2 1 2 3, क्या ये दोनों वेज अलग अलग हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्यों? शेल्फ्स आइडेंटिकल हैं, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी शेल्फ में, जैसे ऐसे समझ के चलो कि अगर आप देखोगे फिलहाल के हिसाब से आपके लिए चारों शेल्फ्स आइडेंटिकल हैं। अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो पहले वर्ड यूज नहीं करेंगे। एक शेल्फ में 2 बुक जा रखी हैं, दूसरे शेल्फ में 2 बुक जा रखी हैं, तीसरे में 1 जा रखी है, चौथे में कितनी जा रखी है, 3। अगर आप दूसरे में देखोगे तो कितने ऐसे शेल्फ्स हैं जिसमें 2 बुक्स जा रखी हैं, तो 2। कितने ऐसे शेल्फ हैं जिसमें 1 बुक जा रखी है, 1। कितने ऐसे शेल्फ हैं जिसमें 3 बुक जा रखी है, 1। तो पहले के अकॉर्डिंग दूसरे वाले केस में काउंटिंग अगर की जाए तो सेम ही तो आ रही है ना। जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझना, कैसे समझोगे आप, देखो मेरे हैं 4 बैंक अकाउंट, ठीक है, मेरे ही नाम पर रजिस्टर्ड हैं। किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा जाता है तो वो पैसा मेरे पास ही आएगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। मैंने पहले बैंक अकाउंट में 2 रुपये जमा किए, दूसरे में भी 2 रुपये जमा किए, इसमें 1 रुपये किया, इसमें 3 रुपये किया, ठीक है, ये काउंट जमा कर दिया मैंने बैंक में। अब मैंने क्या किया, अगली बार एक बैंक अकाउंट में 1 रुपये रखा, इसमें 2 रुपये रखा, इसमें 3 रुपये रखा, इसमें 2 रुपये रखा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो बैंक अकाउंट जितने मेरे हैं उनको आइडेंटिकल माना जा सकता है। तो जो आपने अकाउंट्स में पैसे जमा किए हैं क्या वो दोनों अलग अलग हैं? अगर देखा जाए दोनों अकाउंट्स को, अगर देखा जाए दोनों केसेस को देखा जाए, मेरे ही अकाउंट में आए हैं पैसे, तो ऐसा आप समझ के चलो कि ऐसे कितने अकाउंट्स हैं जिसमें 2 रुपये गए हैं, आप कहोगे 2 अकाउंट्स हैं। ऐसे कितने अकाउंट है जिसमें 3 रुपये गए, 1। ऐसे कितने अकाउंट है जिसमें 1 रुपये गया, 1। तो इसका मतलब क्या है, दोनों केसेस क्या हैं आपके लिए, आइडेंटिकल। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब शेल्फ्स ही आइडेंटिकल हो जाएंगी, जब जिन लोगों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बॉक्सेस आइडेंटिकल हो जाएंगे, वैसी सिचुएशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको दिमाग लगाना होगा। तो अब दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। तो देखते हैं कितना है आपके पास। तो अभी देखेंगे, मुझे बताओ, मुझे डिवाइड करना है। सबसे ईजिएस्ट वे पता है क्या है डिवाइड करने का, कि पहले वाले शेल्फ में आप रख दो 8 की 8 बुक्स रख दो और बाकी शेल्फ में कितनी रख दो, 0 बुक्स। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है? तो लिखा हुआ है वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्फ्स में रिमेन एम्प्टी, कितने भी शेल्फ्स एम्प्टी रख सकते हैं। तो सारी की सारी बुक्स शेल्फ में, एक शेल्फ में रख दी और बाकी शेल्फ में 0 रख दी बुक्स। तो ये 1 वे आया करने का। अब आप मुझे बताओ दूसरे पर आ जाओ। मैंने 8 की जगह यहाँ पर कितना लिख दिया, अब इस केस में 7 लिख दिया। अब 7 के बाद जो बची हुई एक बुक है उसे मैं चाहे ये सेकंड वाले शेल्फ में रखूं चाहे थर्ड वाले शेल्फ में रखूं, वेज वो सेम काउंट होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो क्या हो सकता है बताओ डिस्ट्रीब्यूशन का और वे, 7 + 1 + 0 + 0 कर सकते हैं ऐसा। इसके अलावा और बताओ 6 पर आ जाओ। तो 6 में बताओ क्या करोगे, प्लस। तो अब देखो 2 बुक्स बची हैं, अब तो 2 बुक्स को बांटने के क्या वेज होंगे। तो एक बच्चा ऐसा भी तो कह सकता है 2 + 0 + 0, और एक बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि 6 + 1 + 1 + 0, है ना। अब 1 कहां पर लिखा है इस बात से मैटर नहीं करता क्योंकि शेल्फ्स आइडेंटिकल है। अब बताओ अगले केस में आ जाओ, 7 के केस 7 नहीं, कौन आएगा, 5 के केस में कितनी बुक्स बची हैं आपके पास, 3 बुक्स बची हैं। अगर 3 बुक्स बची हैं, 3 शेल्फ्स हैं आपके पास, हो सकता है आप तीनों की तीनों किस में रख दो, शेल्फ 1 में। हो सकता है कि आप क्या करो, शेल्फ इसमें 2 रखो और एक बची हुई किस में रख दो,
इसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ? 5 + 1 + 1 + 1। समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला केस बताओ। 4 + 4 + 0 + 0। और केस बताओ इसमें? 4 + 3 + 1 + 0। और केस? 4 + 2 + 2 + 0। और 4 + 2 + 1 + 1 कर सकते हैं ऐसा। इसमें और कोई केस बचा है तो कौन सा? नो सर, सोचो एक बार। नो सर। और सर नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। सब नहीं, 2 to 2 अभी काउंटिंग में, जैसे हम काउंटिंग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे पीछे को आ रहे हैं ना, तो अब 4 अगर पहला बॉक्स 4 का है तो बाकियों पे चेकिंग चल रही है। तो हमारे पास 4 है तो 2 + 2, तो 2 + 2 तो लिख दिया है, सही है, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। और बताओ क्या लिखोगे इसके बाद? 3। अब 3 के बाद क्या लिखोगे बताओ आप? तो आपके पास 5 बुक्स है, 5 बुक्स आपने बांटनी है 3 जगहों पर, तो क्या लिख सकते हो आप बताओ? तो आप लिख सकते हो 5 + 0 + 0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ध्यान ये देने वाली बात है, ध्यान ये देने वाली बात है कि यार ये वाली तो मैंने यहाँ लिख दी, तो शेल्फ तो आइडेंटिकल थी, तो आइडेंटिकल होने की वजह से ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है ना, अगर आप ये छोटा नंबर लेते हो और ये बड़ा लेते हो ना, तो पुराने जैसा आ जाता है जो पहले से हमने काउंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप 5 बुक्स को 3 से बड़े वे में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो आप ऐसा करो 3 से छोटा, 3 या 3 से छोटा नंबर लो। तो 5 बुक्स को 3 या 3 से छोटे नंबर में लिखना है। 3 + 3 + 2 + 0। क्या ये वे कभी पहले आया है? नहीं आया। अब स्टार्ट करो आगे। 5 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्या करोगे? 3 + 1 + 1। और क्या करोगे? 3 + 2। और फिर बची हुई 2 में आपको बांटनी होगी 3 बुक्स, तो क्या लिखोगे? 2 + 1। और इसके अलावा 3 + और कुछ है? 3 + 1 लिखोगे। अब बाकी बचे हुए चीज़ों पे आपको कितनी बुक्स बांटनी होगी? 4 बुक्स, तो उसको 1 + 2 + 2 लिखोगे, जो कि ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अब नहीं है ना पॉसिबल, तो ये हटा दिया। अब कौन आएगा? 2। तो 2 के केस में आ जाओ। 2 + अब 2 से बड़ा नंबर मत लिखना बगल में, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होता है, ऊपर काउंट हो चुका होता है। तो 2 या 2 से छोटा नंबर, 2 + 2 + 2 + 2। इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपके मन में एक बार जरूर आ सकता है कि 2 + अगर मैं 3 लिख दूं तो 5 हो गए नंबर, 3 बचे हैं, तो आपने ऐसे लिख दिया 2 + 1। अब ये देखो, ये पहले आ चुका होगा। कहाँ पर है? 2 2, ये वाला केस आ चुका है ना पहले। तो बड़ा नंबर नहीं लिख सकते आप, 2 या 2 से छोटा नंबर लिखना होगा। तो 2 या 2 से छोटा इतना, तो काउंट करो कितने होगा टोटल? 1 2 4 7 और कितना आएगा बताओ ये? 15। हाँ, तो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वेज। आंसर चेक करें तो आंसर इज 15 वेज इज करेक्ट, ठीक है। तो ये अब इस क्वेश्चन को लिख लो आप लोग सेम टू सेम। तो अब बचे हुए 4-5 मिनट है, सेम क्वेश्चन लिख दो, फिर खत्म करना है क्लास, ठीक। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के साथ इस तरीके से काम करना होता है, ये उसी चीज का क्वेश्चन था। तो कल वाली क्लास में मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। बचे हुए 5 दिन में अलजेब्रा बुक से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करके जाना। पेपर में मॉड्यूल के क्वेश्चन आ जाते हैं एज इट इज, तो मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, पीवाईक्यू भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेना।